नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्राइवेट स्कूलों की 20 सूत्री मांगों को हल करने के लिए एक मांग पत्र मुख्यमंत्री हरियाणा को भेज मांग की है कि प्राइवेट स्कूल पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार द्वारा घोषणा पत्र में प्राइवेट स्कूलों के बारे में किए गए वादे को पूरा करने की आस कर रहे हैं और 10 वर्षों से तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग की है कि प्राइवेट स्कूलों का कानून अनुसार खरबों रुपया 134A का लंबित पड़ा हुआ है। इस बार कुछ आंशिक पैसा संसदीय चुनाव से पहले भेजा गया था, लेकिन वह भी प्राइवेट स्कूलों को अदा नहीं किया गया, जिससे प्राइवेट स्कूलों की वित्तीय स्थिति गड़बड़ाई हुई है। उन्होंने तुरंत 30 दिन के अंदर सभी लंबित राशि को प्राइवेट स्कूल का भुगतान करने की मांग की है। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 134A के तहत पढ़ा रहे हैं। जब सरकार ने चिराग योजना में 9वीं से 12वीं के 1100 रुपए तय किए हैं, तो 134A के तहत पढ़ने वाले बच्चों को भी कम से कम 1100 रुपए प्रति माह के अनुसार भुगतान किया जाए। कुलभूषण शर्मा ने अन्य 19 मांगों जैसे 10 साल से मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरल एफिडेविट देकर रिव्यू करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्थान की तर्ज पर स्कूली बसों पर लगे हुए 20 रुपए प्रति सीट पैसेंजर टैक्स को तुरंत माफ करे व कोरोना के दौरान 2 साल से खड़ी रही बसों की लाइफ 2 साल बढ़ाए। मान्यता प्राप्त स्कूलों को नर्सरी और LKG की मान्यता लेने के लिए बाध्य न किया जाए। नियमों का सरलीकरण कर हरियाणा के सभी परमिशन प्राप्त स्कूल, अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल और प्लेवे स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाए और अन्य जो सभी मांगों का 30 दिन के अंदर आदेश जारी कर राहत प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 30 दिन के अंदर प्राइवेट स्कूलों की मांगे पूरी नहीं करती है तो 11 अगस्त को प्राइवेट स्कूल अंबाला में महापंचायत का आह्वान करेगी और बड़ा फैसला लेगी, जिसकी जिम्मेवारी पूर्णतः सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से पूर्ण उम्मीद है कि वह उनकी मांगों पर तुरंत फैसला कर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को जो 10 साल से तकलीफों से ग्रस्त हैं, उन्हें राहत प्रदान करेंगे। लगातार हम आपको प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं से, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, शिक्षकों पे पड़ता है और शिक्षा पे भी पड़ता है, तो हम उसके लिए संघर्ष भी करते रहते हैं और आपका साथ हमें हमेशा मिलता है हमारी उचित मांगों को लेकर। तो आज जो हमारा प्रमुख मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी से अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि 10 वर्ष के करीब होने को आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था तो हमारी बहुत सारे नेताओं से मुलाकात हुई थी, गणेशी लाल जी से, रामविलास शर्मा जी से, अनिल विज जी से और जो भी उस समय के तत्कालीन नेता थे, सभी से बात होकर इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये मांग डाली गई थी कि जो प्राइवेट स्कूलों की समस्याएं हैं उनका निदान हमारी पार्टी आकर करेगी, मान्यता के नियमों का सरलीकरण करेगी और जो भी और मुद्दे होंगे अन्य, उन सभी को जो है निपटान उनका किया जाएगा और उनको राहत दी जाएगी। तो आज हम इससे अवगत कराना चाहते हैं कि इतने 10 वर्ष के अंदर हमारी फाइल जो है सबसे मोटी पहली बार हुई है कि आज हमारे पास इतना बड़ा मांग पत्र है, जो आप सारे देख रहे होंगे कि इतना बड़ा मांग पत्र आज हमारे हाथ में है, जो हम मुख्यमंत्री जी को भेजने वाले हैं और कल ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के पास चला जाएगा कि 20 मांगे हमारी जो है इकट्ठी हो गई हैं, कि कहाँ कम थी, 20 मांगे इकट्ठी हो गई हैं। तो उनमें से मैं पहली से आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जो बहुत सालों से हम उठा रहे हैं 134 से हम बार बार कहते थे कि ये 134 से अलग है, राइट टू एजुकेशन अलग है, लेकिन किसी अधिकारी ने हमारी बात नहीं मानी। हम कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर ये निर्णय भी आदर्श, जो मैंने लिखा है, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट हरियाणा में ये निर्णय हुआ कि इनको जो पेमेंट है वो राइट टू एजुकेशन के अनुसार की जानी चाहिए, क्योंकि केंद्र ने एक फार्मूला बनाया था कि जो स्कूल की फ़ीस है और जो प्रति बच्चा खर्च सरकारी स्कूल में हो रहा है, इनमें से जो कम है वो बच्चों को दी जानी चाहिए, स्कूल को दी जानी चाहिए। ये फार्मूला पूरे इंडिया में काम कर रहा है और इसके तहत दिल्ली में 2700 रुपये प्रति बच्चा हर साल सबसे बढ़िया फार्मूले में दिल्ली में अदा किया जा रहा है। 1500 से 1600 रुपये जो है प्रति बच्चा जो है वो खर्चा राजस्थान में अदा किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो तय हुआ, तो पंडित रामविलास जी जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो 1 दिसंबर जनवरी में हमारी जब मीटिंग हुई इस मामले को लेकर, हमने 3 दिन की स्ट्राइक की, तो उन्होंने हरियाणा भवन में मीटिंग बुलाकर ये कहा कि इस समय जो है बजट में हम प्रावधान नहीं कर सकते क्योंकि हम वर्ष के अंतिम दौर में हैं, तो आपको हम इस समय ये 200-400
500 रुपये की राशि जो कह रहे हैं आप इसको ले लीजिए। आप शिक्षाविद हैं, आप सारी बातों को समझते हैं कि बजट जो है वो अप्रैल से पहले तैयार होता है, अप्रैल में अनाउंस होता है, तो इसमें कोई एलोकेशन नहीं की हुई है। तो ये अमाउंट आप लेकर संतुष्ट हो जाइए। अगले साल से आपका एज़ पर रूल जो है आपको बजट अलाउ कर दिया जाएगा। हमने एक शिक्षाविदों के नाते सबने उस बात पर सहमति दी कि हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन बड़े खेद से ये कहना पड़ रहा है कि उसके बाद कभी उसको रिव्यू नहीं किया गया। देखो सरकार दूसरे टर्म भी आ गई, पैसे वही खड़े हैं, ना उसको रिव्यू किया गया। जबकि आप स्कूल की फ़ीस को भी कहें तो 5+ CPI के हिसाब से बढ़ती है फ़ीस, उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं, और वो भी पैसा भुगतान नहीं किया गया 10 वर्षों से। जबकि जो कोर्ट में भी हमने केस को जीतकर कंटेम्प्ट में हैं, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए, मैंने तो 1000 करोड़ कह रहा हूँ, शायद ये अमाउंट उससे भी बहुत ज़्यादा जाएगी। अगर 2700 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये अमाउंट इतना बड़ा होगा कि जिसका जो है ये कहेंगे हमारा तो बजट ही चला जाएगा। तब गलती किसकी है? हमारी गलती तो है नहीं। आपने ही कहा था ना कि आप बच्चों को पढ़ाओ, हम पैसा देंगे। जब माता पिता स्कूल में कहते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ाओ, फीस मैं दूंगा, यहाँ पर माता पिता कौन थे? सरकार थी। सरकार ने कहा पढ़ाओ और उसी ने फार्मूला बनाया। और जब वो संविधान नेता बनते हैं तो कसम खाते हैं कि मैं संविधान और कानून की कसम खाता हूँ कि कानून के हिसाब से राज को चलाऊँगा। तो उन्होंने जो है इसकी कोई पालना की, जिससे हम आज तक ग्रस्त हैं। और 134 ख़त्म भी हो गया, लेकिन आज तक बच्चे पढ़ रहे हैं, आप बताइए। और पैसे 10 वर्षों से नहीं है और आगे भी चलता जा रहा है, तो स्कूल इसको कैसे मैनेज करेगा? और 9वीं और 12वीं में एक भी पैसा तय नहीं किया गया। जबकि चिराग योजना आपने सबने सुनी होगी, उस पर 1100 रुपये का अमाउंट फिक्स हुआ। एक तरफ चिराग में 1100 मिल रहे, लेकिन जो 134 में 9वीं 12वीं में मिल रहे, सरकार ने एक भी पैसा फिक्स नहीं किया। हम कहते हैं चलो 8वीं तक RT के फार्मूले से गुप्ता जी दे दिया जाए, और 9वीं 12वीं का चिराग के अनुसार 1100 रुपये। देखो भुगतान देना तो बनता है कि अगर कोई कहे जी आप भुगतान भी ना मांगिए, तो भाई चैरिटी कैसे कोई कर सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ऐसा हम काम कर ले। तो हमारा ये है, ये हमने मांग पत्र में लिखा है कि 9वीं 12वीं का 1100 के हिसाब से, और बाकी RT के कानून के हिसाब से। हर चीज़ कानून से चलती है, कानून के हिसाब से हमारा आप भुगतान कीजिए, कि ये बहुत तर्कसंगत हमारी बात है। दूसरा हमने कहा स्कूल की जो बसेज है, इसमें जो है 20 रुपये प्रति पैसेंजर टैक्स लगा दिया गया। जब इससे पूर्व कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने बिल्कुल इसको एग्जेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि बच्चे जो है शिक्षार्थी हैं, यात्री नहीं है। और स्कूल एक साधन है बच्चों को स्कूल तक, बस एक साधन है बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का। 25 लाख की एक बस आती है, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बच्चा जो है वो 1500 रुपये से कम चार्जेस में नहीं एज़ पर रूल जा सकता। लेकिन हरियाणा के आप ग्रामीण क्षेत्रों या 80% स्कूल 300-400 रुपये सिर्फ लेते हैं, और 20 रुपये उनको पैसेंजर टैक्स देना पड़ता है। साथ में ही राजस्थान है, राजस्थान में कोई पैसेंजर टैक्स नहीं, और हरियाणा में भी नहीं था। तो बीजेपी की सरकार ने लगाया। हमने कहा ये बच्चों पे लगा हुआ टैक्स है, और बच्चे किसी कीमत पे यात्री नहीं हो सकते, वो शिक्षार्थी। एक तरफ से हम कहते हैं बच्चों को मिड डे मील भी देंगे, बच्चों को बस्ते भी देंगे, बच्चों को लैपटॉप भी देंगे, बच्चों को टैबलेट भी देंगे, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं अगर तू प्राइवेट स्कूल में गया तो तेरे से 20 रुपये टैक्स लूँगा। भाई ये इस तरह का भेदभाव क्यों हमारे बच्चों के साथ? बच्चे तो प्राइवेट और सरकारी में नहीं बढ़ सकते कि ये बच्चा सरकारी है प्राइवेट। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जो है एक ही मंत्री है, या तो फिर प्राइवेट के मंत्री अलग बना दिए जाए। अगर प्राइवेट और सरकारी अलग अलग चीज़ें हैं तो फिर प्राइवेट के मंत्री अलग अनाउंस किए जाएं, ताकि वो हमारे वेलफेयर के लिए सोचें। तो ये हम कह रहे हैं 20 रुपये पैसेंजर टैक्स जो आप ले रहे हैं, ये पहले माफ़ था, इसको माफ़ करें। और पड़ोस में राजस्थान भी नहीं लेता है। इसी प्रकार NCR में अंदर क्या है, जींद को NCR घोषित कर दिया गया। ऐसे और बहुत सारे ज़िले हमारे NCR। आप सभी समझ सकते हैं क्या जींद में NCR की फैसिलिटी है? NCR कौन से है? जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो ये रीजन जो बोलते हैं, जहाँ पर जो है दिल्ली जैसी कुछ सुविधाएं हो। अब जींद में कहाँ से सुविधा है? अब उसका नुकसान क्या हुआ, वहाँ पर बस की लाइफ NGT के हिसाब से 10 वर्ष की हो गई, और साथ में कैथल में 15 वर्ष की है। तो हमने कहा कि आपने जब इसको NCR बना दिया, फैसिलिटी दी नहीं, नुकसान किसको हुआ? अभिभावक को। उसका बच्चा अब जिस बस में जाएगा उसको कॉस्टली सफ़र करना पड़ेगा, 10 साल में डैमेज हो जाएगी बस, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी 10 वर्ष के हिसाब से होगी। तो हमने कहा देखिए ये गलत है, इसको आप दोबारा रिव्यू कीजिए, और जो ये आपने NCR घोषित किए जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, इसको ख़त्म करें। प्लस जो कोरोना काल के अंदर 2 साल बसें चली ही नहीं, तो उनका पीरियड तो बढ़ा दिया। वहाँ तो 8 साल की बस रह गई, 10 साल की जगह 8 साल की रह गई। जब 15 साल थी 13 साल रह गई, तो सारों का भुगतान घूम फिर कर
बच्चों पर ही आता है, अभिभावकों पर ही आता है। तो हमने कहा ये तर्क संगत हमारी मांग है, जब 2 साल बस चली ही नहीं है तो आप उसकी लाइफ बढ़ाइए ना, आप क्यों उसमें जो है ज़बरदस्ती करते नहीं हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। ऐसे ही जो हमारी अगली मांग है प्लेज मनी की। जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्राइमरी में प्लेज मनी थी 50,000, मिडिल में थी 1 लाख, हाई स्कूल में थी 2 लाख और सीनियर सेकेंडरी में थी 2.5 लाख। हमारी इस सरकार में प्लेज मनी जो है 12 गुना से लेकर 50 गुना बढ़ा दी गई। आज कोई प्राइमरी की मान्यता लेता है तो 6 लाख से कम उसकी प्लेज मनी नहीं है, और जो ऊपर का रेट जा रहा है, जो मैंने कहा 50 गुना से ज़्यादा, 1-1 करोड़ से ज़्यादा प्लेज मनी ली जा रही है। अब वो प्लेज मनी गवर्नमेंट एक बैंक में एफडी के रूप में पड़ी रहती है, लेकिन अगर जो एक छोटा सा स्कूल जब 6 लाख देता है, कहाँ 50,000 था 6 लाख उसका हो गया, वो 5 लाख कोई लैब बनाने में काम करेगा, किसी और बसों में अच्छे कैमरे लगाने में काम करेगा। तो अब सीबीएसई की प्लेज मनी कितनी है? 2 लाख, और पूरे भारतवर्ष में यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, 1 लाख से कम। हमने इनको लिख कर दी है 8 स्टेटों की कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी इतनी प्लेज मनी नहीं है, तो फिर हरियाणा इस पैसे को गलत क्यों कर रहा है। और पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री कंवर पाल जी ने स्तुति भी कर दी थी कि इसको सीबीएसई तो सब बड़ा बोर्ड है कि जितनी सीबीएसई ले रहा है हरियाणा वालों की भी जो है प्लेज मनी उसके इक्वल कर दी जाए। तो ये अभी तक मांग जो है मुख्यमंत्री जी पे फाइल 2-3 साल से पड़ी है, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि मंत्री जी ने भी स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ था। हम कह रहे हैं अब समय है, अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप यही चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों पे इतने जुर्माने और इतने पैसे ठोक दिए जाएं, ये चले ही ना, तो चलेंगे तो ज़रूर, लेकिन उससे गुणवत्ता में असर पड़ेगा। तो अगर प्रदेश की गुणवत्ता में असर पड़ता है तो उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा, देश पे पड़ेगा। तो मेरी मांग है कि जैसे देश में प्लेज मनी है, सीबीएसई की प्लेज मनी है, हरियाणा इतना बोझ क्यों डालना चाहता है अपने स्कूलों पे और अभिभावकों पे। उसके बाद हमारी एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब से 2.5 घंटे एक मुलाकात हुई, जिसके अंदर ये तय किया गया, जब ये स्कूलों के बंद के मामले चल रहे थे सारे, उन्होंने कहा कि आप कुछ सुझाव दीजिए। तो मैंने सुझाव दिए, तो उन्होंने कहा इस सुझाव को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। मैंने कहा कम से कम 2 साल का समय लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर 2 साल के अंदर क्या गारंटी है कि ये स्कूल इसको पूरा करेंगे, तो क्या इन पे कोई सीरियसनेस फंड लगा दिया जाए। तो एक सहमति बन गई कि चलो, जब उन्होंने दबाव डाला कि ठीक है एक सीरियसनेस फंड पे, जब सरकार नहीं मानी हमने सहमति दे दी। सहमति के बाद 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख रुपया स्कूलों से सीरियसनेस फंड ले लिया गया, और उसके बाद उस एग्रीमेंट और उस पत्र के अनुसार काम ना करके उनको फिर कह दिया गया कि आपको एक स्कूल 1 साल में बंद कर देंगे। उनसे पैसे ले लिए गए, उन्होंने अपनी एफडीज कराई हुई हैं। तो हमने कहा कि ये जो ड्यू टर्न आपने लिया, अगर आपको ऐसे ही करना था फिर आपने इससे पैसे क्यों लिए? 2.5 लाख किस बात के लिए? अगर आपने 2 वर्ष नहीं देने थे, बंदी करने के ऑर्डर करने थे, तो फिर इनके 2.5 लाख वापस कीजिए। तो हमने कहा कि जो अब ये आपने वादा फरामोशी की है, यू टर्न लिया है, इस पत्र को दोबारा रिव्यू करें और उनके पैसे भी वापस करें। कि इस तरह गरीब स्कूल संचालकों से पैसा लेना कहीं भी न्यायोचित नहीं है। फिर आ गया एक सोसाइटीज़ का मामला। हमारे स्कूल 99% या 100% सोसाइटीज़ और ट्रस्ट के थ्रू चलते हैं। सोसाइटीज़ को हर साल जो है रिन्यू कराना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दिया। अभी लोग इतने डिजिटल अभ्यस्त नहीं थे, तो बहुत सारे लोग जो है या उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा नहीं कर पाए और उसको ऑनलाइन नहीं कर पाए। उन्होंने पोर्टल को बंद कर दिया, और बंद करके उस पर डेली बेसिस के फ़ाइन लगाने शुरू कर दिए। हमने इनको बार बार कहा कि आप इस पोर्टल को खोलिए ना, ताकि लोग इसको भर लें। पोर्टल खुला नहीं, फ़ाइन बढ़ता गया, कोरोना में भी बढ़ता गया। आज लाख के करीब एक स्कूल पे फ़ाइन बन गया। हम माननीय दुष्यंत जी से मिलने का प्रयास करते प्रयास हमें 1-1.5 साल के बाद समय मिला। तो उन्होंने ये कहा, मैं उस समय आनंद मोहन शरण जो है इस विभाग के एसीएस हुआ करते थे, उनसे भी मिला। पहले उनके गोयल साहब जो है फरीदाबाद के मंत्री थे, उनसे भी मिला। तो उन्होंने कह दिया कि भी फाइल जो है मुख्यमंत्री जी के पास पेंडिंग है। अब हमें तो ये कह दिया जाता है कि फाइल मुख्यमंत्री जी के पास पेंडिंग है। अब मुख्यमंत्री जी या सरकार कई बार कहती है अधिकारी काम नहीं कर रहे, उन्होंने कह दिया 2-3 जगह में जवाब मिला कि फाइलें मुख्यमंत्री जी के पास पेंडिंग है। तो आज नायब सैनी जी तो ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए कि कोई भी आए, मैं कह रहा हूँ हमारी फाइलें खोल दी जाए। दरवाज़ों की जगह हमारी फाइलें खोलकर उन पे नायब सैनी जी, आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, उन पे निर्णय कर दें, और जो हमारी उचित मांगे हैं जैसे सोसाइटी के फ़ाइन माफ़ कर दें।
इतनी हम कोरोना से ग्रस्त होकर निकले हैं, 1-1 लाख रुपया फाइन इन जो बजट स्कूलों से लेकर क्या करेंगे। ये बड़े स्कूलों पे फाइन नहीं है, छोटे स्कूलों पे फाइन है। तो इसको माफ़ कर दें और उस पोर्टल को खोलकर उनको अपना रिन्यूअल करने का टाइम दे दे, 15 दिन का, 1 महीने का। तो ये भी एक हमारी बड़ी महत्वपूर्ण जो है मांग है। इसके बाद है हमारे कि ये जब मान्यता हमें देते थे उस पर ही लिखा होता था परमानेंट रिकॉग्निशन, आज भी लिखा हुआ है। और उसमें रूल में ये था कि 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे। जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं, रिव्यू और रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब आपको दोबारा इंश्योरेंस कराना है, रिव्यू का मतलब होता है कि फिर देख लेंगे आपका स्कूल चल रहा है नहीं चल रहा। इन्होंने हमें कहा आप रिन्यू करवाएं, ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते रहे। रिन्यू का मतलब आप दोबारा रिकॉग्निशन लें, और दोबारा रिकॉग्निशन आज हमारी हज़ारों फाइलें अभी तक जो है 20 साल से पेंडिंग है। अगर ये 5-6 हज़ार स्कूल और फाइलें चलेगी तो वहाँ पर तो एक क्या सीन बनेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोबारा वहाँ पे लाइनें लगेंगी। तो हम कह रहे हैं कि जब रिव्यू की बात थी, रिव्यू का एक सिंपल फॉर्मेट हो, जैसे पेंशन के लिए होता है कि 80 साल के बाद आदमी को एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ, वो एक रिव्यू हो गया। तो आप हमें कहना कि हम स्कूल चला रहे हैं, हम यूडीआईस में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम एमएस पोर्टल पे दे रहे हैं, तो आपको पता है हम स्कूल चला रहे हैं। ये उसमें अड़े हुए हैं कि आप फॉर्म नंबर 2 भर के रिन्यूअल करवाएं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि हम किसी कीमत। अदरवाइज परमानेंट मान्यता का मतलब क्या है? कल को अपनी नौकरी को भी रिन्यूअल करवा लें। नौकरी जब परमानेंट लगती है तो आदमी 60 पे जाके रिटायर होता है और पेंशन भी मिलती है। तो हमें ये जो जिस तरह का ये काम करना चाहते हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं और मांग करते हैं कि इसको जो है सही किया जाए। ऐसे ही जो है हमारे स्कूल पहली से 5वीं, 5वीं से पहली से 8वीं और पहली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त है। अब सरकार ने कह दिया है कि प्लेवे वगैरह की भी आप रिकॉग्निशन लें। तो मैंने इनको कहा कि हमने रिकॉग्निशन बढ़ती हुई तो देखी है, घटती हुई नहीं देखी। कि एक स्कूल जो 12वीं तक स्कूल चला रहा है और प्लेवे क्लासेस भी चला रहा है, यूडाइस में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एमएस पोर्टल पे दे रहा है, अब उसको कहो कि प्लेवे की आप अलग रिकॉग्निशन लो। भाई 8वीं वाले को 10वीं की मान्यता लेने की बात समझ आती है, 10वीं को 12वीं वाले की। तो इससे जो है सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। हमने कहा इनको ऑटोमेटिक जब ये क्लासेस चला रहे हैं तो उसको मान लिया जाए, उनके रूम्स चेक कर लिए जाए कि क्या आपके पास उनके लिए रूम है, और रूम नहीं होंगे तो कोई स्कूल चला ही नहीं पाएगा। तो ये एक हमारी और मांग है। ऐसे ही हमारी एक मांग थी 1 स्टेप अपग्रेडेशन, जो सीएम साहब से मीटिंग में अप्रूव भी हो गई थी। अब वो उसकी अलग अलग जो है दिशाएं निकालने लगे। हमने कहा था जिनके पास आसपास जगहें नहीं बढ़ा सकते उनके पास नंबर ऑफ़ रूम्स बढ़वाकर 1 स्टेप अपग्रेड कर दिया जाए। उसकी इंटरप्रिटेशन इन्होंने गलत कर दी, तो हम कह रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन सही की जाए। और इसी प्रकार जो स्कूल अब उसको जगह मिल ही नहीं रही साथ में, तो मैंने इनको कहा था कि अगर उनको मिल नहीं रही और वो अपने स्कूल को मान्यता दिलाना चाहता है या अपग्रेड करना चाहता है तो उसको आप शिफ्टिंग अलाउ कर दें वहीं पे साथ में।